हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुका हूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेकंड यूनिट है अपनी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक यूनिट फर्स्ट नहीं देखी है तो आप उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो। फिर ही आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा बीच में। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, मैं आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट बताऊँगा। क्लॉसियस और एक और स्टेटमेंट है अपना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हम मैं तुमको इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, तो यहाँ मैंने लिख के लाया हूँ आपके लिए अच्छी तरीके से। वी नो डैट फर्स्ट लॉ डैट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, फर्स्ट लॉ जो था हमारा, जो मैंने आपको बता दिया पहले से, वो हमको किस बारे में बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो बताता है फर्स्ट लॉ हमारा, कि हमारे पास कोई भी एक सिंगल रिजर्वायर है जिससे हीट कोई भी निकल रही है, और हीट इंजन में कोई भी जा रही है कोई डिवाइस में, तो वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो रही है ना। इस तरीके से यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी नो डेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टेल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। फर्स्ट लॉ ये बताता है इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायरेक्शन ऑफ एनर्जी नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, ठीक है, वो नहीं बताता। और फ्लो नहीं बताता, डायरेक्ट एनर्जी ऑफ फ्लो, क्वालिटी ऑफ एनर्जी, और किस क्वालिटी में एनर्जी है, कितनी एनर्जी हमको देनी है, वो नहीं बताता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो दिस इज़ द सेकंड लॉ विच टेल अबाउट दीज इन्फॉर्मेशन। तो सेकंड लॉ हमें किस बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो और क्वालिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्शनल लॉ और क्वालिटी लॉ। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं और क्वालिटी लॉ भी बोलते हैं। अब देखो, क्वालिटी होती क्या है वो देखिए आप। मान लो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, अगर कोई भी वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है, तो वर्क क्या होगी हमारी, हाई ग्रेड एनर्जी। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी क्यों होता है और हीट लो ग्रेड एनर्जी क्यों होता है ना। इसको क्यों बोलते हैं वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी और हीट को लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो आप क्वालिटी की बात करें तो हम, तो क्वालिटी में क्या आएगा कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क, वर्क को हमने हीट में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉसिबल है ना। लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। हम हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते कम्प्लीटली, क्योंकि आपको पता है अगर हमने हीट दी किसी इंजन को, अगर मैं किसी इंजन को दे रहा हूँ जिसकी वजह से हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन कम्प्लीटली नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो तो निकलेगी ना रिएक्शन, हॉट मतलब जो भी वेस्टेज होती है हमारी, एनर्जी वेस्ट फॉर्म में निकलती है हमारी, है ना कुछ। मान लो हमने इसको 100 जूल हीट दी हमने, हम सोचे 100 जूल का ही वर्क हो जाए हमारा, तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टेज तो होगी ना। हीट, ये जो इंजन है ये भी कोई ना कोई हीट ख़त्म करेगा, है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ ख़त्म करेगा। तो वही है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात आपको याद रखना है कि वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं और हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रॉस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्रॉसिस स्टेटमेंट समझने से पहले कुछ टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म क्या है कि हमारे पास थर्मल रिजर्वायर क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थर्मल स्टोरेज विच मेंटेन देयर टेम्परेचर। जो थर्मल रिजर्वायर होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी T1 T2 क्या होता है, तो ये क्या होते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा सोर्स है ना। सोर्स क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सबसे ऊपर जो होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, उसको हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ थर्मल रिजर्वायर, ये भी एक थर्मल रिजर्वायर का टाइप है, विच अंडर चेंज इट्स टेम्परेचर, जो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, है ना, अनचेंज इट्स टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। वैन एनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, जबकि मान लो ये हमारे पास एक थर्मल रिजर्वायर है, ठीक है, T1 सोर्स का, तो
तो ये क्या है, ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, हम इसमें से कितनी भी हीट निकाल लें तो भी। ठीक है, ये बात आपको याद है। सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई Q1 हीट निकाल ली मैंने, है ना, और इंजन को दे दी मैंने, या डिवाइस को दे दी, किसी को भी दे दी, तो ये यहाँ पर जितनी भी हीट पहले से है या जो भी टेम्परेचर इसमें है थर्मल रिजर्वायर का, वो चेंज नहीं होगा कितनी भी मैं उसमें से हीट निकाल लूँ। पहली बात आपको याद रखना है सोर्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंक की दोस्तों, तो सिंक क्या होती है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर नीचे लगता है इसके, ये यहाँ ना इसके नीचे जो लगता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जो वेस्टेज के फॉर्म में निकलता है हमारी एनर्जी, वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल रिजर्वायर, ये भी एक थर्मल रिजर्वायर का टाइप है, विच मेंटेन इट्स टेम्परेचर, वो जो मेंटेन रखता है अपने टेम्परेचर को, व्हेन एनी अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू इट, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ सोर्स में हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, निकाल रहे थे, सिंक में हम हीट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की दोस्तों। देखो, अगर इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना, ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच कैन गिव्स वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर। इन्होंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास एक सिंगल रिजर्वायर है, यही तो मैंने बताया, रिंग रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, या फिर इसको हम सोर्स बोलते हैं दोस्तों। ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी सिंगल रिजर्वायर में से अगर हम हीट निकाल रहे हैं और वो हीट निकाल के हम एक डिवाइस को दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी की पूरी जो हमारी हीट है वर्क में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो यही तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक था। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या क्या कहता था कि जो भी हीट हमने निकाली सिंगल रिजर्वायर से, वो टोटल हीट कन्वर्ट हो रही थी हमारी वर्क में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसको हम PMM2 डिवाइस बोलते हैं, और PMM2 वॉयलेट्स ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसीलिए PMM2 को हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या समझा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो T1 सोर्स है जिसमें से हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन उठता है कि पॉसिबल डिवाइस क्या होगी। तो इन्होंने क्या बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, जो भी हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि मान लो हमने हीट इंजन की बात की इन्होंने, ठीक है, हीट इंजन में इन्होंने क्या बताया कि आपके पास कोई भी T1 सोर्स है, अब T1 सोर्स में से आपने हीट को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये T1 सोर्स आपका, ये सोर्स ही तो है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। अब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हम क्या करते हैं, हीट को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी हीट इंजन है। अब हीट इंजन है, यहाँ से इसकी यहाँ पर कोई ना कोई वर्क होगा, लेकिन वर्क जब भी होगा तब इसमें से जो T2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर है आपका, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में कहीं ना कहीं हीट क्या ऐड हो रही होगी, यहाँ से निकल कर यहाँ ऐड हो रही है। और T2 रिजर्वायर हमारा एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो सोर्स जो होता है हमारा इनसाइड इंजन के अंदर फ्यूल हो सकता है, कंबंशन हो सकता है ना, फ्यूल का कंबंशन हो रहा है। तो यही इन्होंने बताया कि दो रिजर्वायर की ज़रूरत ज़रूर बनेगी। ठीक है, एक T1 सोर्स, एक T2 सोर्स, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया। यहाँ से हमने हीट को निकाला और हीट इंजन को दिया, लेकिन हीट इंजन में से जो भी वेस्टेज होती है हमारी एनर्जी होती है, जो भी है ना, कोई कहीं ना कहीं फ्यूल बर्न होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी निकलेगी ना, थोड़ा वेस्टेज वगैरह, तो वो चीज़ ना खर्च हो जाती है, वो T2 टेम्परेचर में नीचे भेज दी जाती है, ऐड कर दी जाती है दोस्तों। तो ये पॉसिबल है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट की एफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एफिशिएंसी की बेस पर भी आ जाते हैं। तो एफिशिएंसी अगर आप समझना चाहो, यहाँ पर क्या है एफिशिएंसी, देखो आपको पता है इससे शो करते हैं, है ना। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इंजन, क्योंकि हम हीट इंजन की बात करें दोस्तों, यहाँ हमने क्या लगाया, हमारे पास T1 सोर्स था, यहाँ से हमने Q1 हीट निकाली, यहाँ हमने हीट इंजन लगाया,
जिससे हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने Q2 हीट ऐड भी करी है हमने किस पे, T2 सोर्स पे, सिंक पर, सॉरी, ठीक है। ये सोर्स था अपना, ये सिंक थी। तो यहाँ वर्क आउटपुट अपॉन हीट इंजन। अब वर्क आउटपुट की बात करें, डब्ल्यू नेट क्या होगा, अरे ये डब्ल्यू नेट निकलेगा, वो क्या होगा दोस्तों, खुद बताओ आप, है ना। अगर हम डब्ल्यू नेट की बात करें तो क्या होगा, देखो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया, वो क्या कहता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, समीशन ऑफ डेल क्यू बराबर समीशन ऑफ डेल डब्ल्यू, ये आपको पता है, ठीक है। अब गिवन टू द सिस्टम, देखो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट हमने सिस्टम को दी तो है, यही तो हमारा सिस्टम है बेसिकली, हमने हीट को क्या दिया, इसको दी है, तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। डेल क्यू क्या निकलेगा, Q1 में से Q2 को माइनस कर दिया, है ना। अब ये Q2 क्या थी, हमने जो रिजेक्ट करी थी हीट से निकाली थी, है ना, ये हमने दी थी ऊपर से एक्सट्रैक्ट करके, इसमें से निकाली T1 सिंक से, सोर्स से, और यहाँ पर हमने दी, यहाँ क्या है, हीट इंजन से बाहर निकली है ना, इसमें ऐड हुई है, यही तो मैंने किया है, तो ये रिजेक्ट हो गया Q2 हमारा। Q1 क्या है, गिवन टू द सिस्टम, डेल क्यू यही तो हुआ, और ये समीशन ऑफ डेल डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम को दिया जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी, डब्ल्यू नेट क्या हो गया हमारा, Q1 माइनस Q2, तो हमने Q1 माइनस Q2 लगा दिया। अब देखो यहाँ क्या था, Q1 था नीचे हमारा, हीट इंजन क्या है हमारा Q1, हमने यहाँ क्या कर दिया, Q1 सोर्स लगा दिया, तो देखो Q1 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हमारी क्या निकल आती है, एफिशिएंसी निकल आती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो चलो सेकंड अगर हम बात करते हैं क्लोसिस स्टेटमेंट, ये तो हमने बात कर ली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, लेकिन अब देखते हैं कि क्लोसिस स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो इन्होंने सिंपल ये बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना दोस्तों विच ऑपरेट ऑन अ साइकिल, जो कि एक साइकिल के लिए ऑपरेट हो रही है, ठीक है। साइकिल कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ साइकिल क्या होती है। एंड ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, है लो टेम्परेचर से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हीट है, यहाँ से यहाँ तक हीट ले जाना, है ना, बिना एक्सटर्नल वर्क के, कोई काम को ना करना पड़े हमें, वो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने यही बोला, विदाउट एनी एक्सटर्नल एड या फिर वर्क, यानी कि सपोज डेट मेरे पास, मैं छत पर हूँ, छत से मैंने ऊपर से, अगर मैं ऊपर बॉल छोड़ूंगा, छत, ये मान लो ये हमारी छत है, यहाँ से मैंने कोई भी बॉल छोड़ी, है ना, कोई गेंद छोड़ दी मैंने, अब बॉल छोड़ी तो आप देखोगे ग्रेविटी अपना काम करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, इस बॉल को नीचे ले जाएगी, कहीं ना कहीं नीचे तोड़ दे, नीचे फेंक देगी, है ना, हमें तो कोई काम करना नहीं पड़ा, हमने बस बॉल को पकड़ा और छोड़ दिया, अपने आप नीचे आ गई। यहाँ अब ये जो कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि नीचे से बॉल ऊपर फेंकनी हो हमें, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा, बिना एक्सटर्नल वर्क के नीचे से बॉल ऊपर नहीं आ सकती। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो आपको याद रखना है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हीट ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते एक साइकिल के लिए विदाउट एक्सटर्नल वर्क, कोई भी एक्सटर्नल वर्क किए बिना। अब देखो, अब इम्पॉसिबल डिवाइस क्या होगी हमारी, देखो इसमें ये क्या कह रहे थे कि मान लो हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर था, ये हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2, तो इन्होंने बताया है कि Q2 से हीट हमने ऊपर देने हैं डिवाइस को, है ना, Q1, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सटर्नल वर्क ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारी इम्पॉसिबल डिवाइस हो गई। तो यहाँ पर पॉसिबल डिवाइस क्या हुई, है ना, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें वर्क किए बिना हमको काम हो जाए हमारी साइकिल में। तो पॉसिबल डिवाइस क्या हुई दोस्तों, देखो ऐसा पॉसिबल कैसे होगा, मान लो T1 टेम्परेचर है हमारा पास, और हमारे पास T2 क्या है, सिंक है, ये सोर्स है हमारा, तो यहाँ पर हमने Q2 डिज़ायर इफेक्ट, यही तो हमारा Q2 तो चाहिए हमें बेसिकली, है ना, तो Q2 को क्या हमने नीचे से ऊपर हम अब कर रहे हैं, ठीक है, हीट को, तो हमें क्या है कि वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा, सिस्टम को कोई ना कोई वर्क देना पड़ेगा, तभी यहाँ से जो Q2 है वो ऊपर तक पहुँचेगा। तो इसीलिए हम उसमें तो देखो
केल्विन प्लैंक स्टेट में हम हीट इंजन को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ करेंगे। क्यों? ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि केल्विन प्लैंक स्टेट में हम एफिशिएंसी निकालते थे और यहाँ पर हम क्लॉसियस स्टेटमेंट में सीओपी निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं सीओपी? क्योंकि रेफ्रिजरेशन में अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेशन क्या करता है कि इन्वायरमेंट को कूल नहीं करता। आपने देखा होगा फ्रिज हमारे इन्वायरमेंट को कूल थोड़ी ना करता। अगर मैं फ्रिज को खोल के रख दूँ, है ना, तो आपने देखा कि आपका पूरा रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए हम इस पर सीओपी निकालते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, मेंटेन द टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर से नीचे कहीं ना कहीं हमारे रूम का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस या जो भी रहता है उससे कम करता है, तभी तो हमारा पानी ठंडा होता है ना। नॉर्मल जो वाटर होता है वो टेम्परेचर डाउन ही तो करता है फ्रिज, तभी तो हमारा पानी ठंडा होता है। तो हम इस केस के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Q2 है ना, हमारा डिज़ायर इफेक्ट हो गया। तो यहाँ से Q2 से अगर Q1 में हीट पहुँचानी है हमें T1 सोर्स से, T2 सोर्स से T1 सोर्स तक हीट ले जानी है, तो दोस्तों हमें वर्क तो करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क सिस्टम को देना पड़ेगा हमें। वहाँ सिस्टम से वर्क निकल रहा था, यहाँ दे रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए हम अगर निकालें वही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाए तो किस तरीके से लगाएंगे, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, समीशन ऑफ डेल डब्ल्यू बराबर, ठीक है। क्यू क्या है हमारा, Q2 माइनस Q1। अब देखो आपको याद रखना है कि देखो Q2 क्या है हमारा, देखो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस Q1। हीट क्या कर रहे हैं हम, इसको सिस्टम पर क्या कर रहे हैं हम, दे रहे हैं, ठीक है, वर्क करने के बाद। तो माइनस Q1 हो गया प्लस Q2 हो गया, है ना। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे कि किस तरीके से हम कि हीट सिस्टम को दी जा रही है ना, और सिस्टम से हीट निकल रही है। तो उसके लिए हम कौन से साइन कन्वेंशन का यूज़ करते थे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इस चीज़ को, साइन कन्वेंशन के बारे में दोस्तों। एक मिनट रुको। देखो देखो मैंने यहाँ बताया था हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करते हैं। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम से हीट निकाल लें तो हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सिस्टम से हीट निकाल, देखो यहाँ Q2 क्या है, हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, और यहाँ क्या हम निकाल रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया। माइनस क्यों लिया मैंने, कि निकाल रहे हैं ना, यहाँ से निकाल के तो ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस लिया है। और डब्लू डब्लू की तरह होगा, ठीक है। अब डब्लू क्या करें, हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं ना, है ना, देना पड़ रहा है, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क के लिए क्या होता है, माइनस लगेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q1 क्या है, हम रिजेक्ट कर रहे थे सिस्टम से। Q2 क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी जा रही थी। और ये क्या है, गिवन टू द सिस्टम, वर्क भी सिस्टम को दिया जा रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ माइनस लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, क्योंकि हीट के केस में अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, वर्क के केस में अलग होते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। तब COP की अगर बात करें तो COP क्या होता है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन के लिए निकाल रहे हैं हमने ना। तो डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट ये होता है। तो डिज़ायर इफेक्ट क्या हो गया हमारा, Q2, जो मैंने आपको बता दिया कि यही तो चाहिए हमें, बेसिकली यही तो डिज़ायर इफेक्ट है हमारा। और नीचे वर्क इनपुट, तो देखो डिज़ायर इफेक्ट Q2, वर्क मैंने बता दिया Q1 माइनस Q2, हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 को, तो COP डायरेक्ट निकल के आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।